बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ब्रांचेस को ख़त्म कर देंगे। आज का लेक्चर हमारा लास्ट ब्रांचेस पे होगा। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारी जो तारीफ़ है वो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। आजकल आपको टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। टेक्नोलॉजी असल में क्या है? टेक्नोलॉजी से मुराद है कि हर वो चीज़ जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है वो टेक्नोलॉजी है। और बायो का मतलब क्या है? ज़िंदगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी से मुराद वो तमाम चीज़ें जिससे इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन वो बायो हों यानी ज़िंदा हों, यानी किसी ज़िंदा जानवरों से हासिल करदा ऐसी अशिया जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुंचता हो, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे बेटा अगर कोई जानवर, किसी भी जानवर से कोई भी चीज़, कोई भी दवाई हम हासिल कर रहे हैं लेकिन इंसान को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम बायोटेक्नोलॉजी वाली शाख का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इंसान इंसुलिन बनाने के लिए पहले जानवरों से हासिल करता था, अब उन्होंने, इंसानों ने, डॉक्टर्स वगैरह ने इंसुलिन बनाने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं और बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया भी तो एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो बैक्टीरिया से हम इंसुलिन ये ले रहे हैं ताकि वो मरीज़ जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है उन्हें इंसुलिन लगा के उनका शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इंसान जानवरों से ग्रोथ हार्मोन लेता है, जिसके बारे में हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, एक 10वीं क्लास की बायोलॉजी में एक अलहदा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें हम तफसील से पढ़ेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन भी जानवरों से लिया जाता है जो कि इंसानी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे चलते हैं हमारी अगली तारीफ़ की तरफ। बेटा अगली तारीफ़ है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेटा जो है वो आपके इम्यून सिस्टम से मुतल्लक़ है। यानी इंसान के जिस्म में देखें, जो हम खुराक खाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी खुराक जो है वो 100% जरासीम से पाक है। हम जो खुराक खाते हैं इसमें बहुत सारे जरासीम्स होते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ हम हाथ लगाते हैं, उसी हाथ से हम खाना खा रहे होते हैं, तो वो हम मैक्रो ऑर्गेनिज़म नुकसानदेह, वो मैक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जिसे दिफा का निज़ाम कहते हैं। जैसे हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डर पे हम बाकी ममालिक की फ़ौज को हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने से हमारा डिफेंस कर रही है और वो हमारी फ़ौज हमें हमारे दुश्मनों से बचा रही है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे खून में, हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अगर बाहर से कोई जरासीम हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है और अगर वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम से कमज़ोर है, तो हमारा जिस्म जो है वो उसे मार के उससे फ़तह हासिल कर लेता है। तो इसी तरह जानवरों के अंदर मौजूद नुकसानदेह मैक्रो ऑर्गेनिज़म से इन जानवरों को, जानदारों के अंदर मौजूद नुकसानदेह जरासीम से जानदारों को का दिफा करने के लिए जो सिस्टम मौजूद होता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। और आजकल आपको पता है कोरोना वायरस का जो है ना वो जहाँ भी डिस्कशन होती है तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से मुराद ये है बेटा कि आपका जो खाना खाने के बाद आपका जो खुराक का हाजमा और जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती है वो आपके इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। आपकी सेहत जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपका इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए अगर आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि उसके खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक करें। एक टाइम खाना खा लें तो कोशिश करें कि 3-4 घंटे तक कोई चीज़ ना खाएं। अगर आपको पानी आप कम पी रहे हैं, आपको प्यास नहीं लग रही, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर प्यास नहीं लग रही तो उसके लिए आप फर्ज़ करें, बाज़ औक़ात लोगों को सादा पानी नहीं मतलब दिल करता पीने को, तो कोई बात नहीं, आप नमक वाली लस्सी वगैरह मतलब करके इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जामी शीर वगैरह बना के इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपका पानी आपके जिस्म में पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह हज़म होना चाहिए। अगर आपका मैदा ठीक है, अगर आपका खाना ठीक हज़म हो रहा है,
अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप सुबह टाइम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोरोना वबा है इससे आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आपका खाना हज़म होना और आपका पानी पूरा पीना और आपकी एक्सरसाइज ये ज़ाहिर करेगी कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो चलते हैं अगली तारीफ़ की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगली तारीफ़ है एंटोमोलॉजी। ये तारीफ़ मैं समझाने के लिए बच्चों को एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि आंट यानी चूंटी। चूंटी अगर आप चूंटी जो है ये एक अशरात के अंदर शामिल होता है। तो एंटोमोलॉजी से मुराद ये है कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम इंसेक्ट्स यानी अशरात का मुताला करते हैं। इंसेक्ट्स यानी हशरात, छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह जिनको हम बोलते हैं, उनका मुताला जो है बेटा वो हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। आगे हमारा आ गया फार्माकोलॉजी कि फार्माकोलॉजी से फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी से मुराद है बेटा ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम अद्वियात का इस्तेमाल। अच्छा ये तारीफ़ जो है ना इसको आपने ज़रा ना गौर से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक तो ये है कि फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अद्वियात का इस्तेमाल क्या है, और दूसरा हम पढ़ते हैं कि जानदारों में अद्वियात का इस्तेमाल और जानवरों में अद्वियात के बाद जो जानवरों की ज़िंदगी पे असरात होते हैं उनका मुताला भी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। यानी फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमने कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है और कौन सी दवाई देने के बाद उसके बाद हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं। जैसे आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा दिया। अब आपको इंजेक्शन लग गया, आप फ़ौरन खड़े होना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं भाई बैठ जाओ। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपको थोड़ी देर बाद थोड़े से चक्कर आएंगे, तो आप बैठ जाएं, कोई 10 मिनट बैठ के फिर जाइएगा, क्योंकि अगर चक्कर आने हैं तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने पहले ही पढ़ लिया है कि ये जो दवाई लेते हैं इस दवाई का जानवरों पे असर क्या होगा। तो डॉक्टर्स जो होते हैं फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी में अद्वियात का क्या इस्तेमाल है और अद्वियात के इस्तेमाल के बाद जानवरों के जिस्म पे उसके असरात क्या पड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एट अ टाइम मुताला करना बेटा फार्माकोलॉजी कहलाता है। आगे है बायोलॉजिकल इश्यूज़। ये एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, जो फार्माकोलॉजी की तारीफ़ है उसके बिल्कुल सामने एक बॉक्स ब्लू कलर का बना हुआ है जिसमें बायोलॉजिकल इश्यूज़ बताए गए। तो बायोलॉजिकल इश्यूज़ बेटा टोटल 4-5 इश्यूज़ जो है ना, इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया उनमें सबसे पहले है मुतअद्दी बीमारियाँ। मुतअद्दी बीमारियाँ से मुराद ये है कि इन्फेक्शियस डिसीज़। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ा जो मेजर इश्यूज़ है वो है बायोलॉजिकल इश्यूज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानी आबादी में इजाफ़ा सबसे पहला बायोलॉजिकल इश्यूज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी मुतअद्दी बीमारियाँ दूसरा बायोलॉजिकल इश्यूज़। और इसके बाद जो अगला बायोलॉजिकल इश्यूज़ है वो है एडिक्टिव ड्रग्स यानी नशावर अद्वियात। तो नशावर अद्वियात, बायोलॉजिकल इश्यूज़ और मुतअद्दी बीमारियाँ और पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह ये सारे। और इसके अलावा जो चौथा है वो है माहौलियाती आलूदगी। तो माहौलियाती आलूदगी, इंसानी आबादी में इजाफ़ा यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, मुतअद्दी बीमारियाँ यानी इन्फेक्शन डिसीज़ और एडिक्टिव ड्रग्स यानी नशावर अद्वियात। ये टोटल 4 मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो सवाल है जो बोर्ड में 2-4 दफ़ा पहले आ चुका है, लिहाजा इसमें सिर्फ आपने 4 नाम लिखने हैं। इंग्लिश वालों ने क्या लिखना है कि जब मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ आर एडिक्टिव ड्रग्स, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन। तो जो उर्दू वालों ने क्या लिखना है कि आजकल के बायोलॉजिकल इश्यूज़ इंसानी आबादी में इजाफ़ा, नशावर अद्वियात, मुतअद्दी बीमारियाँ और माहौलियाती आलूदगी हैं। इतना लिखने के बाद आपका सवाल पूरा हुआ। इंशाअल्लाह ताला ईद की छुट्टियों के बाद हम जो है वो ब्रांचेस के बाद अगले चैप्टर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।